दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में एक और चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली पुलिस के इस चार्जशीट में 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन 15 लोगों में पिंजरा तोड़ संगठन की देवांगना कलीता और नताशा नरवाल के अलावा सफूरा जरगर, खालिद सैफी, इशरत जहां, मिरान हैदर के नाम भी शामिल हैं। उमर खालिद को इसी मामले में यूपीए के तहत गिरफ्तार तो कर लिया गया है दिल्ली दंगों के मामले में, और वो भी एंटी टेरर लॉ के तहत, यूएपीए के तहत। लेकिन इस चार्जशीट में उनका नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम भी डाल दिया जाए। दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट के मुताबिक एंटी सीएए आंदोलन में शामिल और इस आंदोलन से जुड़े लोग ही दंगों के जिम्मेदार हैं। बड़ा साफ लिख दिया है इस चार्जशीट में पुलिस ने। पुलिस की माने तो आंदोलनकारी रोड पर जमा हो रहे थे, रोड पर जाम लगा रहे थे, रोड ब्लॉक कर रहे थे, मगर इनका असली मकसद था शहर में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना। यह कहना है दिल्ली पुलिस का इस चार्जशीट में। दिल्ली दंगों में एक पुलिस अफसर समेत 53 लोग मारे गए थे। इन सांप्रदायिक दंगों में मारे गए अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों के आंकड़े दूसरे समुदाय के लोगों की हुई हत्याओं के आंकड़ों से 2 गुने हैं। दिल्ली पुलिस ने शायद उसी टेम्पलेट पर काम किया अपनी तफ्तीश के दौरान, जो टेम्पलेट उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं से मिली। उस टेम्पलेट में हाँ या ना का ऑप्शन भी नहीं था। टेम्पलेट पर प्रश्न था, दंगे किसने करवाए? टेम्पलेट में उत्तर भी लिखा था, सीएए की मुखालफत कर रहे आंदोलनकारियों ने। फिर नीचे एक बॉक्स बना था, दिल्ली पुलिस ने उस पर सही का निशान लगा दिया। दिल्ली पुलिस पास हो गई। सुदर्शन न्यूज के अगले नफरती एपिसोड का खाका भी तैयार हो गया। आप पूछिएगा बीजेपी के कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के भड़काऊ बयानों का क्या होगा? क्या वो दंगों के जिम्मेदार नहीं? जैसे एंटी सीएए आंदोलन हुआ, वैसे ही देश भर में सीएए के समर्थन में भी आंदोलन हुआ। दिल्ली में भी जगह जगह सीएए के समर्थन में धरने प्रदर्शन हुए। खुद कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने उसकी अगुवाई की या समर्थन किया। लेकिन पुलिस की जांच में और चार्जशीट में सीएए समर्थन वाले प्रदर्शन का जिक्र क्यों नहीं? कपिल मिश्रा को कौन बचा रहा है? उन पर तो अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई। कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयानों के बाद कई व्हाट्सएप ग्रुप बने, जैसे कट्टर हिंदुत्व ग्रुप, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले शो में भी बताया था जब पिछली चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की थी, और जिसके बारे में पहले की चार्जशीट में जिक्र है। क्या उनकी जांच हुई? उन व्हाट्सएप ग्रुप की प्लानिंग के बारे में पुलिस क्यों खामोश है? कपिल मिश्रा जैसे लोगों को चार्जशीट में आरोपी क्यों नहीं बनाया जाता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब या तो दिल्ली पुलिस के पास है या तो उनके राजनीतिक आकाओं के पास। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या दिल्ली पुलिस की अब तक की तफ्तीश से आप संतुष्ट हैं? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं इस चार्जशीट को लेकर आगे बात करूं, आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। दिल्ली दंगों को लेकर 5 अलग अलग एफआईआर का मामला सामने आया है, जो एक ही दिन दर्ज हुई 27 फरवरी को। जिन एफआईआर में संदिग्ध युवकों के नाम अलग अलग हैं, मगर एफआईआर का कंटेंट हूबहू एक है। ये 5 एफआईआर दयालपुर थाने में 27 फरवरी की रात दर्ज कराई गई। इन 5 एफआईआर में जिन युवकों को पकड़ने की बात कही गई है, 5 अलग अलग युवक, वो भाषा हूबहू वही है जो मैंने बताया। यानी भाषा कुछ ऐसी है। लिखा हुआ है एफआईआर में, वो युवक संदिग्ध हालत में दिखा, फिर उसने हमें, यानी पुलिस को, चूंकि पुलिस लिख रही है एफआईआर, फिर उसने हमें पलट कर देखा और तेजी से दूसरी तरफ जाने लगा। फिर जब हमने उसे रोका और उसकी तलाशी ली तो उसकी पैंट की दाईं जेब से देसी कट्टा बरामद हुआ। इन 5 एफआईआर में
5 अलग अलग युवाओं को पुलिस गिरफ्तार करती है और इन 5 के बारे में 5 अलग अलग FIR में एक ही बात लिखी गई है और एक ही जेब से, पैंट की दाईं जेब से ही कट्टे बरामद हुए हैं। यह मामला तब पकड़ में आया जब दिल्ली विधानसभा की अल्पसंख्यक मामलों की कमेटी दंगों की जांच का संज्ञान ले रही थी। दिल्ली के होम डिपार्टमेंट को इत्तला दे दी गई है इस बारे में। चूंकि दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार के अंडर नहीं आती है, केंद्र सरकार के अंडर आती है। तो आप समझ रहे हैं पूरा माजरा क्या है। अब वापस लौटता हूं चार्जशीट पर। बताया गया 17,000 पेज की चार्जशीट है। यानी दिल्ली पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास इतने सबूत हैं कि क्या बताएं। क्या वाकई ये तो अदालत में चार्जेस फ्रेम होने का वक्त और ट्रायल के दौरान ही पता चल जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश है कि देश को ये मैसेज जाए कि हमने अपना काम बड़ा पुख्ता तरीके से किया है और आरोपियों के खिलाफ क्लिंचिंग एविडेंस जुटा लिए गए हैं। 17,000 पेज की चार्जशीट, 15 आरोपियों के नाम। पिछली बार जो चार्जशीट जमा की थी वो भी 10,000 पेज की थी। अब समझ सकते हैं आप दिल्ली पुलिस ने कितना पुख्ता काम किया होगा, ये मैसेज देने की कोशिश। लेकिन ये चार्जशीट की स्टेज है, अभी बहुत सारी अदालती कार्रवाई बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है। FIR के बाद अदालत पहुंचा है मामला। अदालत में दाखिल चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ये दलील रखती है कि हमने दंगाइयों यानी आंदोलनकारियों के कॉल रिकॉर्ड और उन फोन कॉल्स के लोकेशन और व्हाट्सएप चैट्स देखे हैं। पुलिस की माने तो षड्यंत्र में 3 तरह के लोग हिस्सेदार थे। दंगों के षड्यंत्र में, दंगा करवाने के षड्यंत्र में पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप पर प्लानिंग होती थी, मीटिंग होती थी। 3 तरह के लोग जुड़े थे। एक वो जो वैचारिक तौर पर ये आंदोलन चला रहे थे, जैसे कि हर्ष मंदर जैसे लोग। दूसरे वो जो इस प्लानिंग को आंदोलनकारियों के नुमाइंदों के जरिए आगे बढ़ा रहे थे। और तीसरे वो जो खुद सांप्रदायिक हिंसा में शामिल थे। और इन सब के व्हाट्सएप चैट्स और इनके तमाम ग्रुप्स, जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहे थे वहाँ वहाँ के अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए थे, पुलिस ये बता रही है। और उन व्हाट्सएप ग्रुप के सारे डिटेल्स पुलिस को मिल गए हैं। उससे ये साफ पता लग रहा है कि यही आंदोलनकारी ही दरअसल दंगे भड़काने में शामिल थे। इन्हीं की वजह से दंगे हुए। चार्जशीट को लेकर जो तमाम रिपोर्ट छपी हैं उनके मुताबिक पुलिस के हवाले से यह बताया गया कि दंगाई पूरी प्लानिंग के साथ दंगे वाले इलाके में घूम रहे थे। 22 फरवरी की रात में भी ये लोग औरतों के भेष में सीलमपुर के पास जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के करीब सड़क छेक कर बैठ गए, ट्रैफिक जैम कर दिया। दूसरे दिन दूसरे षड्यंत्रकारियों ने दूसरी रोड पर कब्जा किया। दरअसल इन लोगों का मकसद ट्रैफिक जैम लगाना नहीं था, रोड ब्लॉक करना नहीं था, बल्कि उसकी आड़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना था। ये कहना है दिल्ली पुलिस का। टाइम्स ऑफ इंडिया ने चार्जशीट के एक अंश को अपनी रिपोर्ट में शामिल करते हुए लिखा है, जो रिपोर्ट छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पे, वो मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये रिपोर्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये कहती है कि पहले तो ये सारे धरने प्रदर्शन माइनॉरिटी रिहाइश वाले इलाके में हो रहे थे, ये पुलिस कह रही है अपनी चार्जशीट में। फिर इन षड्यंत्रकारियों ने जगह बदली और उन इलाकों में चक्का जाम शुरू किया जहां मिक्स्ड पॉपुलेशन थी। और इनका मकसद यह था कि चक्का जाम की आड़ में दंगे भड़काए जाएं, पुलिस और गैर मुस्लिम आबादी पर अटैक किया जाए, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, लूटपाट और तोड़फोड़ की जाए। यानी पुलिस की माने तो एंटी CAA आंदोलनकारियों का मकसद केवल चक्का जाम करना नहीं, जाम की आड़ में, रोड ब्लॉकेट की आड़ में हिंसा फैलाना था, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं, दंगे की चिंगारी को सुलगाना था। अब सवाल ये उठता है कि क्या एंटी CAA आंदोलन पहला ऐसा देश का आंदोलन था जिसमें नाराज जनता सड़क पर आई हो, चक्का जाम किया हो, सरकार के खिलाफ नारे लगाए हों? क्या ये पहली मर्तबा हो रहा था देश में? बल्कि ये ज़रूर पहली मर्तबा था कि इतना बड़ा आंदोलन इतने दिनों तक बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चला। ये इस आंदोलन की ज़रूर खासियत थी।
चक्का जाम और मौजूदा सरकार से टकराव तो हर पार्टी करती आई है जब वो विपक्ष में रहती है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में। बल्कि बीजेपी की पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ वैचारिक और जमीनी दोनों लड़ाई पर खड़ी हुई। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ बीजेपी ने कई देशव्यापी आंदोलन छेड़े 2004 से 2014 के बीच में, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आए। तो बीजेपी ने ये आंदोलन मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ किन किन मुद्दों पर छेड़े? कभी करप्शन पे, तो कभी महंगाई पर, कभी सरहद पार आतंक को लेकर। तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी एंटी नेशनल थी? इनका मकसद आंदोलन करना नहीं, सरकार तक आवाज पहुंचाना नहीं था, बल्कि इनका मकसद कुछ और था जिससे देश में दंगे भड़के? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह अधिकार हर राजनीतिक पार्टी और हर इंसान को है, देश के हर नागरिक को है, क्योंकि यही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। यह अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था ने दिया है, इस देश के संविधान ने दिया है। कई आवाजों को मिलकर, जिसमें डिसेंट की आवाज भी शामिल है, इन सब आवाजों को मिलाकर ही मजबूत लोकतंत्र बनता है। वो दौर भी था जब पूरे विपक्ष ने इंदिरा गांधी सरकार को घेरा था, जन आंदोलन खड़ा किया था, जिसमें तब का भारतीय जनसंघ जो आज बीजेपी है वो भी शामिल था, सक्रिय भूमिका में था। उस आंदोलन के गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो क्या जयप्रकाश नारायण और भारतीय जनसंघ और तमाम विपक्षी पार्टियों का मकसद देश में हिंसा फैलाना था, दंगे भड़काना था? नहीं, वो एक दौर था जब करप्शन, कालाबाजारी, गरीबी, भुखमरी के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाना ज़रूरी समझा गया। सत्ता की नाजायज़ हरकतों के खिलाफ, सत्ता का घमंड तोड़ने के लिए आवाज़ उठाना सही समझा गया और आवाज़ उठाई गई, आंदोलन छिड़ा गया। लेकिन हाँ, अयोध्या में मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की जल्दबाजी में जाति आरक्षण की राजनीति को ध्वस्त करने के लिए जानते बूझते जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, जबकि देश में सांप्रदायिक तनाव उबाल पर था, वो सही था या नहीं? इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो जवाब मिलेगा, सही नहीं था, क्योंकि हुआ वही जिसका डर था। रथ यात्रा के दौरान ही देश में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भड़के और सैकड़ों लोग मारे गए। 2 साल बाद मस्जिद भी ढहा दी गई। आडवाणी जी और बीजेपी के कई दिग्गज उस दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को वहीं अयोध्या में मौजूद थे। तब की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने तो केंद्र की नरसिंह राव सरकार को आश्वासन भी दिया था कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। आश्वासन की आड़ में दरअसल देश को धोखा देने का षड्यंत्र पहले ही रचा जा चुका था। दिल्ली दंगों की जांच के बाद अदालत में दाखिल इस चार्जशीट से साफ है कि तफ्तीश का मकसद असली गुनाहगारों तक पहुंचना नहीं, एक लोकतांत्रिक आंदोलन और उससे जुड़े लोगों को नाजायज ठहराना था। सवाल यह है कि क्या कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट दंगों की साजिश की पोल खोलते हैं? तो फिर दूसरे समुदाय के व्हाट्सएप ग्रुप का क्या? वो जांच के दायरे में अब तक क्यों नहीं? वो लोग कौन थे? क्या उनको बचाया जा रहा? आखिर क्यों? ये सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन क्यों? फिर दिल्ली पुलिस के रोल की जांच कौन करेगा? टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश ने देखा कैसे दिल्ली पुलिस के सिपाही दंगा फैलाने वालों का साथ दे रहे थे, उनको संरक्षण दे रहे थे, बल्कि उनके साथ इस खौफनाक खेल को अंजाम दे रहे थे। इसलिए उस दिल्ली पुलिस से शायद निष्पक्ष जांच की उम्मीद थी भी नहीं। दिल्ली पुलिस हम सब की उम्मीदों पर शायद खरी उतरी, उससे निष्पक्षता की हमें उम्मीद नहीं थी शायद। मेरा आज का सवाल, क्या दिल्ली पुलिस की अब तक की तफ्तीश से आप संतुष्ट हैं? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा।
तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।